हम लोग फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के प्रश्न। यह प्रश्न वो प्रश्न है जो 2020 में पूछे गए थे पेपर 2 में, यानी 6 to 8, जिसे आप मिडिल भी कहते हैं। ठीक है, तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी है क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि सर एसएसटी भी कराई जाए, एसएसटी भी कराई जाए प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास एसएसटी प्रीवियस ईयर आपके सामने आ गई है। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो इस प्रकार की क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए, पहला प्रश्न में कह रहा है कि आराम बाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। सिंपल सा याद करिए कि आराम बाग किस मुगल शासक ने बनवाया था, यही आपको बताना है। ए ऑप्शन में कह रहा है कि जहांगीर, बी ऑप्शन में कह रहा है अकबर, सी ऑप्शन में कह रहा है हुमायूं और डी ऑप्शन में कह रहा है बाबर। चले बताइए, आराम बाग किस मुगल बादशाह ने बनवाया था। तो इसका उत्तर जो होगा वह बनवाया था बाबर ने। आराम बाग को बाबर ने बनवाया था। अगर आपसे पूछा जाए कब बनवाया था तो 1528 ईस्वी में बनवाया था आराम बाग को। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि आराम बाग मान लीजिए बाबर बनवाया था, 1528 ईस्वी में बनवाया था, लेकिन ये बताइए कि आराम बाग बनवाया कहाँ था, किस शहर में बनवाया था। तो वो शहर है हमारा आगरा। ठीक है, आगरा कौन सा शहर, हमारे यूपी का ही ताजमहल नगरी कहा जाता है, इसे आप जानते होंगे। तो इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन बाबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि वर्ष 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। बताइए, होम रूल आंदोलन की शुरुआत 1916 में भारत में किसने की थी। ए ऑप्शन कह रहा है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन कह रहा है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन कह रहा है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी। तो जानते होंगे कि हमारे महात्मा गांधी को हमारे देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, ये तो जानते होंगे इनके बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न की उत्तर की। तो बिल्कुल सही, जो भारत में होम रूल आंदोलन शुरुआत किया था 1916 में, वो थे हमारे महान व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। एक बात और याद करिएगा कि भारत में होम रूल आंदोलन शुरू होने से पहले यह कई देशों में आंदोलन हो चुका था। और भारत का होम रूल आंदोलन जो है, पूछा जाए किस देश से प्रेरित था, तो आपको बताना होगा आयरिश। ठीक है, आयरिश आंदोलन से प्रेरित था। आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था भारत का होम रूल आंदोलन। ये प्रश्न थोड़ा नया है, आप पहली बार सुन रहे होंगे, याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नहीं प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है तो हम यहाँ पर एसएसटी में सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे। एक दो प्रश्न होंगे जो बहुत ही पॉइंट वाले होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, वहाँ से और प्रश्न बन सकते हैं, वही हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल एक ही लक्ष्य रखिए कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को रटिए और चाहे याद करिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी की इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। कश्मीर के इतिहास का अगर विवरण प्राप्त होता है, पूछा जाए, तो एक ही पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है, राज तरंगिणी। तो बताइए राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है, यही आपसे पूछा जा रहा है एक प्रकार से। चलिए, बिलर होंगे, कालिदास होंगे, कल्हड़ होंगे या इनमें से कोई नहीं होंगे। चलिए बताइए, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में वर्णित किया गया। तो हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक है, कौन सी पुस्तक, तो राज तरंगिणी। ठीक है, तरंगिणी। ठीक, चलिए तरंगिणी नोट कर लीजिएगा, राज तरंगिणी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है यह पुस्तक आपके लिए, राज तरंगिणी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो उत्तर होगा कल्हड़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कल्हड़ की पुस्तक राज तरंगिणी में ही कश्मीर के इतिहास का विवरण दिया गया है। और जो यहाँ पर लेखक दिखे गए हैं बिलर और कालिदास, ऐसी कोई पुस्तक इन्होंने नहीं लिखा जिसमें 12वीं शताब्दी के कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया हो। ठीक है, तो इसलिए हमारा उत्तर, और ये सब गलत हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में कह रहा है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। तो बताइए किसने सिकंदर द्वितीय का उपाधि धारण किया था। सिकंदर लोदी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या बलबन ने, या इल्तुतमिश ने। चले, तो बताइए कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा नियम बनाए थे। आपको पता होना चाहिए कि सैनिकों की हुलिया को निर्धारित करने वाला ये अलाउद्दीन खिलजी था, और पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली पर बात करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। तो ये सारे के सारे अच्छे काम इसके द्वारा किए गए थे। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बी ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। चलिए, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए। अगर आप भी हमारे फ्री प्रैक्टिस बैच से जुड़ना चाह रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास की एक ही सिद्धांत है कि क्लास में स्पीड कम ना हो, ना तो आपका समय वेस्ट हो, ना ही प्रश्नों की श्रृंखला कम हो। इसलिए रैपिड फायर तरीके से हम लोग प्रीवियस ईयर श्रृंखला को कवर करने वाले हैं। चलिए, प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ए ऑप्शन करा है एनी बेसेंट, बी ऑप्शन करा है मैडम बीका जी कामा, और सी ऑप्शन करा है प्रीति लता वाडेकर, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। नहीं नहीं, जितने भी लोग एनी बेसेंट बता रहे हैं ना, उनका गलत है। चले, अब तो आप जान गए कि हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैडम भीका जी कामा जी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा उत्तर जो निकलेगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यूपी टेट का जो सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी का पेपर होता है, वहाँ पर 60 प्रश्न एसएसटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे 30 नंबर का सीडीपी होगा, वहाँ पर 30 नंबर का हिंदी होगा, और 30 नंबर का आपका एक मैथ होता है। मैथ नहीं होता वैसे तो, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में मैथ नहीं होता, शायद होता है, इंग्लिश होता है। चलिए बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। नहीं, मैथ नहीं होता होगा, क्योंकि मैथ की बात ही नहीं करेंगे एसएसटी में। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी होगा, सीडीपी होगा, और जो आप एक अलग लैंग्वेज लेते हैं वो होता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, 60 नंबर का एसएसटी आता है। तो हम इस क्लास में लगभग 30 प्रश्न देखने वाले हैं, और 30 प्रश्न एक दूसरी क्लास में देखेंगे, ताकि क्लास बड़ी ना हो, और आप लोग आसानी से याद कर लें। ठीक, चलिए, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ। ए ऑप्शन करा है अशोक, बी ऑप्शन करा है बिंदुसार, सी ऑप्शन करा है समुद्रगुप्त, और डी ऑप्शन करा है चंद्रगुप्त। बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना होगा कि किसके काल में, तो वो उत्तर हो जाएंगे समुद्रगुप्त, नहीं चंद्रगुप्त। ठीक है, जो लोग समुद्रगुप्त मारे, गुप्त देखकर आप उत्तर मत मारिए, क्योंकि गुप्त में बहुत गुप्त आते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन समुद्रगुप्त ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो कहा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था। कैसे विभक्त था, ये पूछा जा रहा है। अब क्या है ऑप्शन, 20 राजतंत्र शासन में, 2 शासन तंत्रों में, 10 राजतंत्र शासन में, 16 महाजनपद व गणराज्य में। तो आप सभी को पता होगा, मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है क्या, समस्त उत्तरी भारत कितना जनपदों में, 16 महाजनपदों में विभक्त था। ठीक है, 16 महाजनपदों में विभक्त था, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, ठीक ठीक एकदम सही है। चलिए, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन अभिकर्ता बालुका स्तूप के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। मतलब बालुका स्तूप के निर्माण के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन देखते हैं, पवन हो जाएगा, भूमिगत जल होगा, या हिम नदी होगी, या नदी होगी। तो जल्दी से बताइए बालुका स्तूप के बारे में। चलिए,
बताइए। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि बालुका स्तूप को बालू टिब्बा भी कहते हैं, ये भी जानते रहिएगा। और इसका निर्माण के लिए उत्तरदायी जो होगा वह होता है पवन। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच में यूपी टेट 2020 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान के सभी प्रश्न। ठीक है, जो कि पेपर 2 में आए हुए प्रश्न हैं। और जितने भी लोग पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि ये क्लास आपकी परीक्षा में फिर से अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। देख रहे हैं वायुमंडल से परतों के बारे में हर पेपर में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे प्राइमरी की बात करें चाहे मिडिल की बात करें, तो किसी न किसी रूप से वायुमंडल से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वायुमंडल के इन परतों को आप पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ पाते तो जुड़िए हमारे साथ, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न को। ए ऑप्शन कह रहा है तापमंडल, बी ऑप्शन सप्तापमंडल, और सी ऑप्शन मध्य मंडल, और डी ऑप्शन क्षोभ मंडल। चलिए बताइए कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। निचली परत मतलब दिखाई दे रही होगी ना निचली परत। चलिए क्षोभ मंडल को मारेंगे। और क्षोभ मंडल में ही सभी मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। जो बिजली चमकती है गड़गड़ाती है आसमान में वो भी इसी में होती है, वर्षा भी इसी में होती है। बिजली तो जो चमकती है इसी में परत में होती है, यह भी जानते रहिएगा। आपसे पूछा जाए हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है, तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए मंडल सबसे बेस्ट है, वो है समताप मंडल। क्योंकि वहाँ पर ना तो आंधी आती है, ना तो बारिश होती है, ना कुछ होता है। इसलिए हवाई जहाज को हमेशा समताप मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, इसे भी याद करिएगा। और प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन को सही करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब ए ऑप्शन करें गोदावरी, यमुना, गंगा, सतलुज। चलिए जल्दी से बताइए कि पूर्ववर्ती नदी कौन सी है इसमें से। तो बात करें पूर्ववर्ती नदी की तो बिल्कुल सही। अगर आपने भी सतलुज उत्तर दिया है तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर डी ऑप्शन सतलुज सही हो जाएगा। क्योंकि सतलुज जो है ये हमारी पूर्ववर्ती नदी कही जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फैक्ट जो होंगे हम आपको स्पीड में प्रोवाइड कर देंगे। और यूपी टेट में एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में ज़्यादातर फैक्ट वाले प्रश्न ही आते हैं, पेडागोजी के प्रश्न नहीं आते। मतलब दो चार पूछ ले तो एग्जामिनर के ऊपर है जो पेपर सेट करता है। लेकिन फिलहाल मैंने जिस तरीके से यूपी टेट का पेपर देखा 2020 में, तो क्या कहते हैं एक भी प्रश्न पेडागोजी के नहीं पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पृथ्वी के बाह्य परत को कहते हैं तो क्या कहेंगे, क्रस्ट कहेंगे, क्षोभ मंडल कहेंगे, या जल मंडल कहेंगे, या स्थल मंडल कहेंगे। तो बताइए। चलिए पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं ये आपसे प्रश्न पूछा गया था, तो उसे हम कहेंगे स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल जब पृथ्वी की बात किया गया यहाँ पर, इसलिए हमारा इसका उत्तर जो हो जाएगा वह होगा स्थल मंडल। मतलब जिस पर हम निवास करते हैं इसी को पृथ्वी का बाह्य परत कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर जो निकलेगा वो निकलेगा डी ऑप्शन। और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। ये तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे भूगोल के अंतर्गत प्रश्न में। कौन सा सबसे सस्ता साधन है। ए ऑप्शन कह रहा है सड़क परिवहन, बी ऑप्शन कह रहा है रेल परिवहन, सी ऑप्शन जल परिवहन, और डी ऑप्शन वायु परिवहन। तो चलिए कमेंट कर दीजिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होगा। तो आप सब जानते हैं कि वायु परिवहन मतलब हवाई जहाज का जो किराया होता है महंगा होता है, ट्रेन का भी महंगा होता है। सड़क यातायात को आप भली भांति जानते हैं क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग किए होंगे सड़क यातायात से। ठीक है, लेकिन हमारा जो जल परिवहन है ये हमारे भारत का सबसे सस्ता परिवहन माना जाता है। इसलिए हमारा उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गोदावरी नदी निकलती है
अब आप बताइए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। ए ऑप्शन का है अमरकंटक से, बी ऑप्शन का है बैतूल से, सी ऑप्शन का है नासिक से और डी ऑप्शन महाबलेश्वर से। चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो हमारा उत्तर गोदावरी नदी से लेकर निकला का बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग क्या। चलिए नासिक से बिल्कुल सही। चलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेघालय का पठार विस्तार है, कहाँ तक है। ए ऑप्शन कर रहा है प्रायद्वीपीय पठार, बी ऑप्शन कर रहा है अरावली, सी ऑप्शन कर रहा है हिमालय और डी ऑप्शन तिब्बत का पठार। चलिए मेघालय का पठार का विस्तार कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो हमारा उत्तर इसका हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार तक मेघालय के पठार का विस्तार है और प्रायद्वीपीय पठार हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्लास कैसी लग रही है बताइए। हम आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहे हैं, ये सही है कि नहीं। चलिए हम सोच रहे हैं कि आपका समय बर्बाद ना किया जाए, आप डेली हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ लाभ ही होगा आपका। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से अगर आपको प्रीवियस ईयर पढ़ा दिया जाए डायरेक्ट उत्तर बता बता के, तो सोचिए जो 1 घंटे की क्लास है लगभग 20 मिनट में समाप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार से हमारा सिद्धांत है कि आपको कम समय में प्रीवियस ईयर रटा दिया जाए। और हमारी पिछली क्लासेज अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो देखिए, वहाँ पर हिंदी की बहुत मैराथन क्लासेज हुई, बहुत बेस्ट बेस्ट। ठीक है, और साथ में यूपी टेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की श्रृंखला भी हम सीडीपी, ईवीएस और क्या हो गया हिंदी, इन सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर अधिक से अधिक क्लासेज आ चुकी हैं, कुछ क्लासेज और बची हुई हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या बी एन राव थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे या महात्मा गांधी थे। चलें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार की बात किया जाए तो उत्तर होंगे हमारे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव और सुभाष चंद्र बोस तो इनका संबंध ही नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ये आप जानते रहिएगा। और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन बी एन राव सही हो जाएंगे। ठीक, चलें अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। पूछा जा रहा है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ए ऑप्शन करा है प्राकलन समिति, बी ऑप्शन करा है कार्य मंत्रणा समिति, सी ऑप्शन करा है लोक लेखा समिति और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बता दीजिए कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होगी। चलिए कमेंट करिए कौन सा होगा हमारा उत्तर यहाँ पर। तो बिल्कुल सही, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो होती है वह होती है प्राक्कलन समिति। ठीक, लोक लेखा समिति नहीं होगी, प्राक्कलन समिति होगी। हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो यहाँ पर कह रहा है कि संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे। ए ऑप्शन वर्ष 1979 में, बी ऑप्शन वर्ष 1978 में और सी ऑप्शन वर्ष 1977 में और डी ऑप्शन हमारा 1976 में। चलिए 79, 78, 77, 76 किस वर्ष में हमारे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। तो बात करें इसकी उत्तर की तो 1976 के में किया गया था। यहाँ पर वर्ष 1976 के में ये रहा 1976 में और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, इतना जानते रहिएगा और इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ है। ए ऑप्शन कर रहा है वर्ष 1987 में, बी ऑप्शन कर रहा है वर्ष 1959 में, सी ऑप्शन 1975 में, डी ऑप्शन 1968 में। पंचायती राज का गठन कब हुआ था और कहाँ से हुआ था ये भी बताइएगा आप। चलिए चलिए जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, हमारा जो उत्तर होने वाला है 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज का गठन किया गया था। और कहाँ से किया गया था तो राजस्थान से किया गया था, ये आप जानिएगा। राजस्थान का कौन सा जिला था तो वो था नागौर जिला, यह भी आप जानिएगा। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिले से सर्वप्रथम 1959 से
पंचायती राज को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले नोट करते हुए चलिएगा। जो लोग भी पॉइंट अच्छे लगे उसे नोट करें, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं, बाद में आप पढ़िएगा जरूर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? ए ऑप्शन स्थानीय निकायों को, बी ऑप्शन राज्य तथा केंद्र को, सी ऑप्शन केंद्र को, डी ऑप्शन राज्य को। चलिए बताइए उत्तर क्या होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई। तो बात करें अवशिष्ट शक्तियां की, तो ये प्राप्त है केंद्र सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को अवशिष्ट शक्तियां प्राप्त है। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। किसमें निहित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है 12वीं अनुसूची में, बी ऑप्शन 11वीं अनुसूची में, सी ऑप्शन 10वीं अनुसूची में और डी ऑप्शन 9वीं अनुसूची में। चलिए बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसमें अंतर्निहित है। चलिए कमेंट करते रहिए। देखिए कमेंट करते रहेंगे ना आप, तो जब मैं उत्तर बताऊंगा शायद आपका सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं। अगर सही हो गया तो आपको लग जाएगा हाँ हमने तैयारी की। अगर गलत हो जाएगा तो जब मैं उत्तर बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बस यही अंतर है। ठीक है, चलिए तो बताते हैं इसका उत्तर तो क्या होगा। तो वो हो जाएगा 9वीं अनुसूची में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न में कह रहा है कि संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। कैसे होंगे? ए ऑप्शन विटामिन व खनिज लवण, बी ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन, सी ऑप्शन वसा और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व होंगे तो किस प्रकार के होंगे। तो हमारा खनिज, लवण और विटामिन, यही ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा रहा यूपी टेट में 2020 में पूछे गए एसएसटी के 30 प्रश्न। अब जो 30 प्रश्न बचे उनको हम देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, क्योंकि क्लास बड़ी ना हो इसलिए हम आधे आधे प्रश्न कराएंगे एक दिन में। मतलब एक दिन में 30 प्रश्न और 2 दिन में 30 प्रश्न, फिर तो यहाँ पर 30-30 60 हो जाएंगे और हमारा एक ईयर का पेपर हल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको 60 प्रश्न एक दिन में ही प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर क्लास बड़ी हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए हम आपको थोड़ी थोड़ी प्रोवाइड करेंगे क्लास, ताकि आप देखें और प्रश्नों को याद भी कर लें। चलें, क्लास को ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और लाइक कर दीजिएगा क्लास को अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए अगर आप फ्री में तैयारी करना चाह रहे हैं यूपी टेट की तो। क्योंकि लक्ष्य तक को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ऑन करेंगे तभी तो आपको फ्री प्रैक्टिस बैच का एक्सेस मिलने वाला है फ्री में। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। तैयार रहिएगा, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।